अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज साइफर केस में इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिल गया है और उसके बाद पीटीआई के अंदर एक जश्न का समा है, हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ मिलने के बाद इमरान खान वाकई इलेक्शन जीत पाएंगे या इलेक्शन लड़ पाएंगे या उससे पहले ही बाकायदा तौर पर नाअहल हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे या उनको फाड़ा जा रहा है। फवाद चौधरी के भाई भी जो हैं वो इसी ज़िम्मन में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान के ऊपर अभी भी अलकादर यूनिवर्सिटी केस का फंदा जो है वो लटका हुआ है। दूसरी तरफ तोशा खाना का केस भी उनके सर पे लटका हुआ है, गैर शरई निकाह का केस भी उनके ऊपर है और ऐसे में साइफर केस का रिलीफ मिलना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ आपको पता है कि अलीमा आंटी जो है वो ये बात करते हुए पाई गई कि इमरान खान को जल्द सजाए मौत होने वाली है और वो जज साहिबान जिन्होंने आज इमरान खान को रिलीफ दिया है उनकी बदतरीन कैरेक्टर असैसिनेशन करने के बाद आज पीटीआई ने अपने ट्वीट्स जो है उनको डिलीट करना शुरू कर दिया है और उन्हीं जज साहिबान को जिनको कल तक वो गालियां दे रहे थे आज उनके गुन गाए जा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें जो हैं इनके बारे में आज आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आज आपको ये भी बताऊंगी कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ किन किन हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इमरान खान जो हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं और कहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि फैसला ये दिया गया है जिसमें कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशंस को ट्रायल मुतासर नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का साइफर केस में तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी हो गया है। यहाँ पर मैं आपको तफसीलात से आगाह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन यानी कि इमरान खान और उसके जो वाइस चेयरमैन हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी उनकी साइफर केस में जमानत का तहरीरी फैसला जो है वो फाइनली जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है जारी किया है और ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फैसले में यह बताया गया है कि साबिक पीटीआई चेयरमैन यानी कि इमरान खान और दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 35B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। उस हुक्म के अंदर कहा गया है कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेगी और पीटीआई के जो बानी है यानी कि जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का जो ट्रायल है वो 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी कल अदम करार दे दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि मुल्ज़िमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तिकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद ही हो सकता है। फैसले के मतन के मुताबिक ये बताया गया है कि अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफी हैं कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन जो है वो पब्लिक किया, क्योंकि आपको पता है कि वो इमरान खान के बारे में ये बात की जा रही है कि उन्होंने साइफर को गायब तो किया था लेकिन जो पब्लिक में लहराया था वो एक सादा कागज था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये कहा था कि ये साइफर है। अब ऐसे में बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत ये हैं साबित करने के लिए नाकाफ़ी हैं और साइफर से किसी मुल्की जो है या गैर मुल्की को फ़ायदा पहुंचाना सुप्रीम कोर्ट के साइफर ट्रायल से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल करती है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान यानी कि इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई यानी कि शाह महमूद कुरैशी को दरखास्त उनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली है और 3 रुकनी बेंच ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के इवज जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनकी जमानत जो है वो मंजूर की है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए हैं इमरान खान से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया। ये उन्होंने शहबाज शरीफ पे सवाल किया, इसका जवाब तो शहबाज शरीफ ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था, क्वेश्चन मार्क। उन्होंने पूछा कि 1 माह तक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान का यानी आजम खान वो खामोश क्यों रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या आजम खान शुमाली इलाका जात में चले गए थे, यानी उनका जो शक है आजम खान के ऊपर वो शकूक शुबहात के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि साइफर मामले पर कोई गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा। उन्होंने कहा कि
یہ جو بات ہے یہ کہی کس نے تھی؟ یہ کہی تھی جی جسٹس منصور علی شاہ نے کہ سائفر والے معاملے میں کسی غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا. جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے. آگے کہا گیا کہ کیا حکومت 1970 اور 77 والے حالات چاہتی ہے؟ یہ کہا جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ریمارکس کے اندر. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ صرف رسی دینا باقی رہ گیا، یعنی پھانسی. یہ کہا جسٹس سردار طارق نے. اور سزائے موت کا اس کیس پر اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، اس کیس میں، سائفر کیس میں، جس کے بارے میں کہا جسٹس منصور نے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ عمران خان کی اپنی بہن علیمہ باجی جو ہیں وہ یہ بات متعدد بار کر چکی ہیں کہ عمران خان کو سائفر کیس میں جو ہے سزائے موت ہونے کا امکان ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو تمام جج صاحبان ہیں جنہوں نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی اس پورے معاملے کے اندر اگر سزا بنتی بھی ہے تو اس کے اندر کوئی سزائے موت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے پراپر طریقے سے ان تمام جج صاحبان جنہوں نے آج عمران خان کو ریلیف دیا ہے ان کے خلاف ایک پوری مہم لانچ کی تھی تاکہ وہ ان کو غدار ثابت کر کے بتا سکیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نون لیگ کے اشاروں پہ چل رہے ہیں اور عمران خان کو ریلیف نہیں دینا چاہتے. اور جیسے ہی عمران خان کو ریلیف ملا ہے یہ تمام لوگ اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر کے جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گی ایک صاحب کا جن کا نام ہے صدیق جان للی. اچھا، اب میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھاتی ہوں. یہ صدیق جان للی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ جسٹس طارق مسعود کو کیا کہہ رہے تھے؟ لوفر اور کن ٹوٹا. اچھا، اب میں یہاں پہ بتاؤں، یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر اس وقت صدیق جان کا ٹویٹ آ رہا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کل ایک جج صاحب نے منصب پر بیٹھ کر جس لہجے میں تو تڑاک کی وہ افسوسناک تھا. ایک گلی محلے میں پھرتے لوفر اور کن ٹوٹے جج میں فرق ہونا چاہیے. افسوس ہم کس پستی میں گر چکے ہیں، یہی چہرے اب ہمارا مقدر ہے. یہ لکھا ہے جی صدیق جان للی نے انہی جج صاحب کے بارے میں جنہوں نے آج عمران خان کو ریلیف دیا ہے. اور اگلے ہی سیکنڈ میں آپ دیکھیں کہ صدیق جان للی اپنی یہ پوسٹ جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے اپنے اس ولاگ کو جس میں انہوں نے ان کو گالیاں دیں، کنٹٹا کہا، لوفر کہا، بھاگ گیا ہے، ڈیلیٹ کر کے بھاگ گیا ہے. تو یہ تحریک انصاف کا پرانا ایک شیوا ہے کہ پہلے یہ اس انسان کی انتہائی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں جس نے ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہوتا ہے، لیکن جب وہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر یہ ان چیزوں کو ابھی تو شکر کریں کہ اخلاقی اتنی جرت دکھائی ہے کہ ڈیلیٹ کر دیا، ادروائز یہ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے اور یہ وہاں سے جو ہے اس بندے کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں. آپ عثمان ڈار کی مثال لیجئے کہ عثمان ڈار نے جب انٹرویو دیا تھا عمران خان کے خلاف تو کتنی گندی گندی گالیاں دیں، اور جیسے ان کی والدہ نے اپنا گریبان پھاڑا تو سارا تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اظہار ہمدردی کرنے لگ گیا. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اب یہاں پر میں آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہی ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ میری اطلاعات ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ کچھ بہت بڑا اور بہت برا ہونے جا رہا ہے. برا مطلب ملک کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. یہ میری انفارمیشن ہے، یہ میری ازمپشن نہیں ہے. پہلے یہ میری ازمپشن تھی لیکن اب یہ میری انفارمیشن ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے. اور پی ٹی آئی کے جو تمام لوگ ہیں انہوں نے مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی ہیں، خوشیاں منانا شروع کر دی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں اگر وہ ایک کیس میں ان کو ریلیف ملتا بھی ہے تو ان کو پراپر ریلیف مل نہیں سکتا. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جیل کے اندر قید عمران خان کے میاں والی سے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، جمع کرا دیے گئے ہیں. اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے قومی اسمبلی کے حلقہ NA-89 میاں والی سے جمع کرائے گئے ہیں. گزشتہ روز جو ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے کاغذات نامزدگی پہ دستخط بھی کر دیے ہیں. اور کاغذات نامزدگی جو ہے ان کی پی ٹی آئی کے وکیل رائے محمد علی اڈیالہ جیل لے کر گئے تھے. اور رائے محمد علی کے مطابق جو ہے عمران خان میاں والی، لاہور اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے. یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عمران خان نیب کے توشہ خانہ کیس میں اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور گزشتہ روز جو ہے ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جو عمران خان ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ مکمل ہونے پہ معطل کرنے کی متفرق درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی تھی اور 5 سال کے لیے جو ان کی نااہلی ہے وہ برقرار رکھی تھی. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر میں آپ کو بتاؤں تو شہباز شریف اور نواز شریف بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی
कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं। सन 2024 के लिए मुल्क के सियासी रहनुमाओं की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पे लोग जो हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो ये ड्रामा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके कागजात फाड़े जा रहे हैं, जबकि अभी तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। आपको बताती चलो कि साबिक वजीर आजम यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मानसहरा से कौमी असम्बली के हल्का NA-15 से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए गए हैं। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो बैरिस्टर जहांगीर जदून ने जमा करवाए थे और साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं यानी कि शहबाज शरीफ, वो कसूर के हल्के से कागजात नामजदगी जो है उनके जमा करवाए गए हैं। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि NA-132 कसूर से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है उनके लाहौर से कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जी बिलाल यासिन, उन्होंने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल किए। और मैं आपको बता दूं कि बिलाल यासिन जो है वो PP हल्का 174 से इलेक्शन लड़ेंगे। इससे कबल जो है नवाज शरीफ लाहौर के NA-130 हल्के से और मानसहरा से भी नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA-123 सूबाई असम्बली की नशिस्त, जबकि मरियम नवाज जो हैं वो 119 और इसी हल्के से सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात के लिए लड़ेंगी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की दरखास्तों पे कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख जो है उसमें मजीद 2 रोज की तोसी की है। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना है कि कागजात नामजदगी जो है वो 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। 24 दिसंबर तक ही डेट है और उसके बाद जो है वो जांच पड़ताल जो है वो 25 से 30 दिसंबर तक जो है वो की जाएगी। और दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट खबर आपको देती चलूं और वो ये है कि वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और उनको साइफर केस में रिलीफ मिल गया है तो उनको आसानी मिल जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि कहा यह जा रहा है कि आज साइफर केस में जो 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के इवज उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, मिठाइयां जो हैं वो उस तरह की उस तरह ही रह जाएंगी, क्योंकि नैब ने मजीद 2 रेफरेंसेज में इमरान खान को ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें एक तोशा खाना का केस है इमरान खान के खिलाफ एहतसाब अदालत में जो दायर किया गया है, जबकि जो दूसरा केस है वो उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड का केस है। दोनों केसेस जो हैं वो ट्रायल कोर्ट में जेर समात हैं और ट्रायल कोर्ट का फैसला आने तक इमरान खान को जेल से रिहाई नहीं मिल सकती। तीसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स मुल्जिम है तो तब तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान जो है वो मुजरिम बन जाता है, उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, अगर उनमें किसी एक की सजा भी उनके ऊपर साबित हो जाती है और उनको मुजरिम करार दिया जाता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। आने वाले दिनों में अब देखा जाएगा कि ये मुठभेड़ जो है किस तरफ जाती है। और आज जो है जो फैसला आया है उसके बाद जिस तरह से PTI के लोग उन तमाम जज साहिबान की कैरेक्टर असैसिनेशन करते पाए गए हैं, उसके बावजूद अब आगे आने वाले दिन जो हैं ये एक बड़ा ट्विस्टिंग रास्ता जो है वो बनता जा रहा है जलेबी की तरह। तो जैसे जैसे होगा और जो जो कुछ होगा उससे मैं आपको आगाह करती रहूंगी। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं और समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।